तो योगेश कुमार जी, सिंधु घाटी सभ्यता जैसे आपने बताया, इतनी सारी जानकारी दी, वहाँ के मूल निवासी जो मूल लोग रहे होंगे वो कौन थे जी। और उनकी क्या क्या उपलब्धियाँ जैसे रही होंगी, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम है वो सिंधु घाटी ही क्यों रहा, तो इसके पे थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। कई सारे क्वेश्चन विजय जी एक साथ हो गए हैं, तो मैं एक एक करके दर्शकों को बताऊंगा। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जनक जो थे, क्या वो उनके वंशज आज भी भारत में हैं, या उनके जो किए गए कार्य हैं क्या भारत में आज भी वो दिखाई देते हैं हमारे जीवन में। तो इस तरीके की हमारी चर्चा रहेंगी। मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूँगा कि जैसे हम आदिम जातियों की बात कर रहे थे, उन आदिम जातियों में जो हमारी निग्रेटो जाति रही हैं या प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड रही हैं, इन दोनों के वंशज द्रविड़ कहलाए हैं। और द्रविड़ जो थे वो आज भी पूरे भारत में फैले हुए हैं। उनमें से हो सकता है मैं आप द्रविड़ के वंशज हों, और भारत में ऐसी बहुत सारी लगभग जिसे हम 85% राजनीतिक रूप से लोग कहते हैं, वो उसका प्रमोशन करती है, वो उसका मतलब उनके वो वंशज हों। तो भारत में बहुत बड़ा हिस्सा उनके वंशजों का है जो सिंधु घाटी सभ्यता के जनक रहे हैं, और वो निग्रेटो और प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड के वंशज हैं। ये एकदम बिल्कुल हम पिछले अंक में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। इनकी उपलब्धियों की अगर हम बात करते हैं तो एक एक टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे उनके धार्मिक विचार क्या हैं, उनका समाज का स्तर क्या था, और उसी तरीके से उनकी क्या कोई वैज्ञानिक उपलब्धि भी रही हैं, क्या उनकी गणित में रुचि रही हैं, या उनकी वास्तुकला में कोई रुचि रही है। तो इस तरीके की बहुत सारी चर्चाएं हम करते रहेंगे। योगेश जी, एक मिनट आपका चाहूँगा। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा योगेश जी से अभी, आदिम जातियाँ। आदिम जातियों पे हम अपने पिछले अंक में चर्चा कर चुके हैं। आप लोग आदिम जातियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा पिछला अंक जरूर देखें, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से पता चल पाए कि आदिम जातियों का इतिहास क्या रहा है। योगेश जी, माफ़ी चाहूँगा, आप कंटिन्यू करिए। तो हम लोग उपलब्धियों पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज है उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। समाज जैसा ये चर्चा का विषय भी क्यों है, सबसे पहले ये क्वेश्चन होना चाहिए था। तो चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि भारत में जब भी हम कोई पुरानी बात करते हैं तो उसे क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं, समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। जैसे हिंदू समाज में एक अच्छा वो है, इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि जो हमारा समाज है वो 4 वर्ण व्यवस्थाओं पर आधारित है हिंदू समाज के अकॉर्डिंग। तो क्या ये बात सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलती हैं? तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता में बिल्कुल नहीं था। उसके बहुत सारे प्रमाण हमारे पास, लेकिन हाँ, उस समय पर भी पुरोहित होते थे, उस समय पर भी राजा होते थे, उस समय पर भी श्रमिक होते थे, लेकिन छुआछूत या उनका कोई राइट्स अलग तरीके से डिसाइड होगा, ये सिंधु घाटी सभ्यता में बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। इसके पीछे कारण ये हैं कि जब हम बड़ी बड़ी ग्रेनरी की बात करते हैं, वहाँ पर जो अनाज के अन्नगार हैं अलग अलग स्पॉट में जो मिले, जैसे मोहनजादड़ो और हड़प्पा या फिर दूसरे और, तो उन सब जगह पे एक सामूहिक रूप से खेती की जाती थी, और जो योग्यता होती थी व्यक्तियों में उसके अकॉर्डिंग वो अपनी खेती का हिस्सा करते थे। कुछ लोग उसमें पूजा पाठ का काम करते थे जिन्हें हम पुरोहित कहते थे, कुछ लोग श्रमिक का काम करते थे, लेकिन वो कभी भी अलग हिस्सा नहीं थे, और वो सब एक साथ मिलकर अपना अनाज एक जगह इकट्ठा करते थे, फिर उसमें वो समाजवाद उत्पन्न करते थे। आज ये भारत में कम देखने को मिलता है, हम केवल राजनीतिक रूप से समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन उस समय पर ऐसा नहीं था। समाजवाद में ये था कि जितनी जिसकी ज़रूरतें हैं उसका उतना हिस्सेदारी होती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता उसी नियम पर, उसी राजनीतिक विचारधारा पर आधारित थी। वो सब लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यक्ति ना कोई भूखा होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई अमीर होगा। वो एक निश्चित रूप से अपनी योग्यता के आधार पर बराबर के हिस्सेदार थे समाज के अंदर। जी। तो योगेश कुमार जी, आपने जो बताया कृषि का जिक्र आपने किया, तो कृषि करने का उस सभ्यता के लोगों का सिर्फ पेट भरना एक मकसद था, या फिर उद्योग या फिर व्यापार या फिर कुछ पशुपालन, इस तरह की जो एक्टिविटीज आज हम देखते हैं उस समय भी होती थी? बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा वो है क्योंकि इस गुण ने हमारे जो खेती अधिक मात्रा में करने का जो गुण है व्यक्ति का, उसी ने मेरे ख्याल से सभ्यता को जन्म दिया है। मनुष्य की ये प्रवृत्ति है, आज भी है और हमेशा रहेगी, कि वो अपनी किसी भी बात से संतुष्ट नहीं होता।
वो उसे और ज़्यादा चाहता है। तो जब उस समय के लोग खेती कर रहे होंगे तो वो और ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन जब हमारी ज़रूरत से ज़्यादा खेती हो जाए तो फिर उसको क्या करेंगे। तो अगर हम अपने भारत की ज्योग्राफी पर ध्यान देते हैं, उसके भूगोल को ध्यान देते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता से पश्चिम की ओर जब से चलते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ या फिर ईरान की तरफ जाते हैं, तो वो पूरा का पूरा एक बंजर क्षेत्र है, लेकिन लोग वहाँ भी रह रहे थे। तो उन सब लोगों को हमारी ज़रूरतें थी और हम वहाँ से उनको हम खाने का सामान दे रहे थे, और वहाँ से जो कीमती पत्थर होते थे उस टाइप के पत्थर हम ला कर यहाँ पर अपना वो करते थे। तो विलासिता वाले काम भी शुरू थे उस समय पर, लोग अलग अलग टाइप की विलासितापूर्ण चीज़ें प्रयोग कर रहे थे। तो जो खेती का एक्सेस काम था वो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसने अधिक रूप में इसलिए हुआ है क्योंकि उसकी प्रवृत्ति थी। बिजनेस उसके उत्पादन के बाद शुरू हुआ होगा कि जो अधिक उत्पादन हुआ अब इसका हम क्या करेंगे। तो जिनकी ज़रूरतें होती हैं उसके बाद एक स्वाभाविक प्रवृत्ति व्यापार को जन्म देती है कि भाई मैं आपको ये सामान दूंगा, आप मुझे ये दे दो। तो इस तरीके से व्यापार की शुरुआत हुई और सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार एक आधुनिक व्यापार की तरह देखने को मिलता है। हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो योगेश कुमार जी, किसी प्रकार की मुद्रा का जन्म भी उस सभ्यता में हुआ था? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा वो है। उस समय पे कुछ मोहरे जो हैं, जो सील हैं, वो मिली हैं हमें, और एक प्रकार की सील नहीं मिली है। इस बात का ये मतलब निकलता है कि व्यापारी जो थे अलग अलग ग्रुप रहे होंगे व्यापारियों के, और वो जब अपना सामान भेजते थे तो उस पर एक मोहर लगा देते थे। लेकिन अगर हम मुद्रा की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा का कोई चलन नहीं था। एक बार्टन सिस्टम होता है। बार्टन सिस्टम का मतलब होता है वस्तु विनिमय, गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज सिस्टम, मतलब एक सामान के बदले दूसरा सामान लेना। तो ये गांव में कुछ दिनों तक अभी भी अस्तित्व में था कि कोई मान लो आम बेचना आया तो उसे गेहूं चाहिए था, तो जिसके पास गेहूं एक्सेस था वो गेहूं दे देता था और आम खरीद लेता था। तो ये बार्टन सिस्टम कहलाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो चलन था वो बार्टन सिस्टम का था, ना कि मौद्रिक रूप से। जी ओके, तो योगेश कुमार जी, से हम देखते हैं आज हम लोग अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से अलग अलग भगवान को मानते हैं। जी। तो उस समय में धार्मिक गतिविधियां लोगों की क्या थी? क्या किस तरह का धार्मिक एक्टिविटी उस समय भी देखी जाती थी? निश्चित रूप से विजय जी, बहुत सेंसिटिव बात है, और मेरे ख्याल से हर भारतीय को ये जानना समझना चाहिए कि जब हम कोई धार्मिक विचारधारा की बात करते हैं तो उसमें से बहुत सा समाज भारत का ऐसा है कि वो ठगा हुआ सा महसूस करता है, क्योंकि भारत की इस समाज परंपरा ने इतना अजीब सा प्रचारित करा है कि जो भारत के भगवान हैं वो भी जातिगत हैं। हमें ये पता लगता है कि भगवानों की भी जातियाँ होती हैं, और ऐसा केवल भारत में देखने को मिलता है। तो लेकिन अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो वहाँ पे उनके जो आज के हमारे जातिगत भगवान हैं उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिल जाता है। जैसे हम बात करते हैं शिव की, तो शिव की पूजा हम एक मूर्ति मिली है अलग अलग जगह पे, उससे कर सकते हैं। उसे हम पशुपतिनाथ के रूप में जान रहे हैं। वो एक मौद्रिक रूप में बैठे हुए हैं, मुद्रा है उनकी जो योग मुद्रा के रूप में जानी जाती है। तो जैसे शिव की मूर्तियाँ अलग अलग देखने को मिलती हैं या बुद्ध की मूर्ति अलग अलग देखने को मिलती हैं, तो वो उस मुद्रा में देखने को मिलते हैं। उन्हीं मूर्तियों के पास में हमें पीपल का प्रयोग देखने को मिलता है। तो पीपल का प्रयोग हमारे लगभग तीनों विचारधाराओं में देखने को मिलता है, चाहे वो हिंदू परंपरा हो, जैन परंपरा हो या फिर बौद्ध परंपरा हो। इन सब में पीपल का बहुत महत्व है। तो ये भी परंपरा हमारी वहाँ से जनरेट हुई है। और इस टाइप के जो मंत्र उच्चारण की जो परंपराएं हैं या जो यज्ञ का शुरुआत हुई है, तो यज्ञ हमारे यहाँ पर वैदिक सभ्यता से भी पहले से स्टार्ट हुए हैं। बहुत सारी जो यज्ञ की वेदी होती थी, जो हवन कुंड कहलाते हैं, वो हमें उस समय पर मिली हुई हैं अलग अलग जगह पर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज हमारे जितने भी धार्मिक विचार हैं वो सनातनी, जो वर्ड आज हम यूज़ कर रहे हैं वो उससे भी पुराना है। अब उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, मेरे पास वर्ड नहीं है। तो मेरा मतलब ये है कि हम सनातनी वर्ड को केवल वैदिक तक ना ले जाएं, वैदिक के बाद भी शुरुआत करें। वैदिक से पहले वाला जो समय था वो सनातनी शब्द था, ना कि वैदिक काल का समय।
सनातनी था। तो आज हमारे जीवन में, लगभग सबके जीवन में, सिंधु घाटी सभ्यता के जो धार्मिक विचार हैं वो कहीं ना कहीं सभी धर्मों में निवास करते हैं। जी। जैसे आपने जिक्र करा, वर्ण व्यवस्था का भी जिक्र हुआ, हमारे ग्रंथों का भी हुआ जी। तो एक सवाल मन में आता है योगेश जी कि क्या उस समय पर सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न जातियों में लोग थे जैसे आज हैं, या फिर कोई एक ही जाति रहती थी, या फिर जाति जैसे नाम का उस समय कोई रूप ही नहीं था? तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र विस्तार की बात करते हैं, जैसे मैं बलूचिस्तान से लेकर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर की बात करता हूँ, या जम्मू कश्मीर के लेकर महाराष्ट्र तक की बात करता हूँ, तो इसमें जितने भी स्पॉट पाए गए हैं, उनके जो काम करने के तरीके हैं, उनकी जो मुद्राएं हैं, उनकी जो मोहरें मिली हैं, उनके जो देवी देवताओं के मूर्तियाँ मिली हैं, वो लगभग सब एक जैसी हैं। इस बात से ही पता लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक प्रकार के समाज को प्रमोट कर रहे थे। अगर हम जातिगत बात करते हैं तो उस समय तक आक्रमणों की परंपरा नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता के जब स्टार्टिंग रही है। तो आक्रमण अगर नहीं होंगे तो विदेशी जातियों का मिलन नहीं होगा, और आक्रमण शायद संभवतः इसलिए नहीं हुए होंगे क्योंकि उस समय तक संख्या बहुत बड़ी मात्रा में नहीं रही होगी। लेकिन जैसी जैसे सभ्यता बढ़ती है तो संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ती जाती है। तो यूरोप या फिर ईरान, इराक, सीरिया वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ चूँकि प्राकृतिक रूप से रिसोर्स कम हैं, तो यहाँ जैसी जैसे संख्या बड़ी होगी तो निश्चित रूप से उन्होंने आक्रमणकारी रूप अपनाया होगा रिसोर्स को पाने के लिए। और भारत इसका एक जीता जागता सबूत है। भारत, पश्चिमी भारत, उसकी जो सीमा है वो पुराने समय से विदेशी आक्रमणों का शिकार रही है। आज भी भारत में जब भी आक्रमण होता है तो पाकिस्तान की तरफ से होता है, तो कभी नॉर्थ इंडिया से या फिर हम श्रीलंका की तरफ से कभी नहीं देखते। तो हमारी जो पश्चिमी सीमा है वो विदेशी आक्रमणों से ग्रसित रही है। तो जैसे ही विदेशी आक्रमण होते हैं तो उस समय से इनमें एक जाति भेद उत्पन्न होता है। और मैं बात कर रहा हूँ आर्यों की। जब हम ऋग्वेद में बात करते हैं तो ऋग्वेद में एक वर्ड यूज करा गया है दस्यु, या फिर ऋग्वेद में 10वां मंडल जोड़ा गया है जो शूद्रों के लिए उल्लेख करता है। तो अगर हम भारत में जातिगत बात करते हैं तो सबसे पहली बार जातिगत व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं वैदिक समय से देखने को मिलती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता समाजवाद पर आधारित था। समाजवाद में समानता होती है, तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता है कि उस समय पर कोई जाति रही होगी। जी। अच्छा योगेश कुमार जी, एक चीज़ बताएं कि जैसे हम देखते हैं इतनी सारी उपलब्धियां आपने बताई, मतलब इतनी सारी चीज़ें, डेवलपमेंट था, सब था। अगर इन उपलब्धियों को हम आज के समय से कंपेयर करें तो वर्तमान में क्या उस समय की उपलब्धियां रही थी जो आज हम डेवलप करते करते इतने आगे तक आए हैं? तो एक बार उपलब्धियों को एक बार फिर से हमारे दर्शकों को प्रकाश डाल के जैसे हम धार्मिक उपलब्धियों की बात कर रहे थे, तो धार्मिक जीवन हमारा वैसा ही है जैसा पहला था। आज भी लक्ष्मी की पूजा भारत में होती है। लक्ष्मी की पूजा का मतलब मातृशक्ति की पूजा। मातृशक्ति मतलब जो सिंधु घाटी में हमारा समाज था वो पितृसत्तात्मक नहीं था, बल्कि वो मातृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक मतलब पुरुष प्रधान समाज। तो पुरुष को प्रधानता जो दी गई है वो वैदिक समाज ने दी है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता, मैं पहले बोल चुका हूँ कि वो पूर्ण रूप से समाजवाद पर आधारित थी। उसने कहीं भी किसी को शोषण का मौका नहीं दिया है। तो उसमें महिलाएं जो थीं वो वास्तव में शक्ति का प्रतीक मानी जाती थी। तो मातृसत्तात्मक रहा है। और उसी तरीके से अगर हम अलग अलग क्षेत्रों की उपलब्धियों की बात करते हैं, धार्मिक क्षेत्र से अलग हटके, तो मैं वैज्ञानिक उपलब्धियों की बात कर सकता हूँ। उस समय के लोग बंदरगाह बनाना जानते थे। तो ये बंदरगाह बनाना आज अपने आप में एक वो हो सकता है, लेकिन वो ज्वार भाटा जो आता था उसका प्रयोग करना जानते थे। उस समय के लोग लकड़ी का इतना अच्छे से प्रयोग कर रहे थे कि वो अपने जहाज़ को वहाँ तक ले जाते थे, ईरान तक। तो आज हम ये चीज़ें सोच रहे हैं, लोगों को ये लगता है कि भाई वास्को डी गामा या कोलंबस या मैगलेन केवल ये अच्छे नाविक रहे होंगे, लेकिन उस समय पर, अब से लगभग 10,000 साल पहले, लोग इस काम को भारत में कर रहे थे। वो बिज़नेस कर रहे थे। गुजरात में एक जगह है लोथल, वहाँ पर हमें जो गोदी होती है, डॉक यार्ड होता है,
उस टाइप के हमें अवशेष मिले हैं। वहाँ से बिजनेस होता था हमारा इंटरनेशनली, तो वो लोग इधर से उधर जाते रहते थे। इसी तरीके से हमारा साउथ में भी इंडोनेशिया मलेशिया के साथ संबंध देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास में वैज्ञानिक उपलब्धि रही है उस समय की। इसी तरीके से जो बहुमूल्य पत्थर होते थे उसको तराशने का काम भारत में पहले से ही होता था। आपको पता होगा आज भी गुजरात में सूरत जो जगह है वो बहुमूल्य रत्न बनाने के लिए जानी जाती है। तो ये जो परंपरा है ये आज की नहीं है कि वहाँ कोई आज अलग से एक वर्ग आ गया और उसी को बस ये ज्ञान है। वो भारत में पहले से ही रहा है। ये अफ़गानिस्तान से और जो ताजिकिस्तान किर्गिस्तान वाले क्षेत्र हैं यहाँ से प्रीसियस जो पत्थर होते थे, स्टोन होते थे, उन्हें ला के और तराशने के बाद फिर वापस उन्हें भेजते थे। तो मनकों का भी प्रयोग होता था। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे वैज्ञानिक उपलब्धि में, वो लोग ईंट का प्रयोग कर रहे थे मकान बनाने में। उनका सैनिटेशन, आज हमारे प्रधानमंत्री भी सैनिटेशन को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन ये बात हम अब से लगभग 3 से 4 हज़ार साल पहले सैनिटेशन प्रयोग कर रहे थे आधुनिक रूप से। जो हमारे शहर, दिल्ली जैसे शहर या दुनिया का कोई भी बड़ा शहर जो हमारे सीवेज को ट्रीट करता है, उसी तरीके से वो उस समय पर ट्रीट कर रहे थे। अच्छी नालियाँ थीं, पक्के सड़कें थीं और हर घर में पानी की व्यवस्था थी। तो इस तरीके की बातें वैज्ञानिक उपलब्धि में हम रख सकते हैं। उन्हें ईंट पकाना आता था, उन्हें मकान बनाने आते थे, तो वास्तुकार में वो एक बड़े समझ रखते थे अपनी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँगा गणित के क्षेत्र में, चूँकि जब गणित की बात आती है तो भारत के लोग पूरी दुनिया भर में अपना झंडा लहराते हैं। तो ये बात आज के समय से नहीं है, ये बात सिंधु घाटी सभ्यता से हमने झंडे लहराए हैं। और उस समय की जो बात है हमारे जीवन में, आप देखेंगे भारत में 4 का जो मल्टीपल है उसका बहुत महत्व है। अगर हम बात करेंगे तो 4 यार की बात करेंगे, 4 दोस्तों की। अगर हम कहीं 4 बैठे होंगे तो ये कहेंगे कि 4 आदमी बुला लो जी, ठीक है। अगर हम इसी तरीके से जब भी कोई बात करते हैं तो हम जो सम संख्या है उसका प्रयोग करते हैं। ये चलन कहीं हमारे पास में किसी और सभ्यता से नहीं आया, किसी और समय से नहीं आया। ये भी इंडस सिविलाइजेशन की देन है। उनके जो माप तोल के बाट हैं वो 4 के मल्टीपल में देखने को मिलते हैं। आप देखोगे हमने जो रुपया है उसका जो विभाजन करा है, जैसे 25 पैसे 4 आने बोलते हैं, 50 पैसे 8 आने बोलते हैं, ऐसे ही 1 रुपया 16 आने बोलते हैं। ये बात अरब तक भी गई है। वो 100% को यानी कि 1 रुपये को 100 पैसे को क्या बोलते हैं, 16% मतलब हमारे 16 आने, उनसे कंसेप्ट लिया गया है। तो ये जो तरीका था भारत में 4 का मल्टीपल, ये हमारी संख्याओं के रूप में देखने को मिला। वहाँ पर हमारे पास अनगिनत ऐसे बाट हैं जिनका वो तोल में प्रयोग करते थे। और मुझे ये लगता है बिना संख्याओं के आप भवन निर्माण नहीं कर सकते, बिना संख्याओं के आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो हमें अगर सही मायने में संख्याओं का ज्ञाता बताना चाहिए, संख्याओं के डिस्कवरी का श्रेय देना चाहिए, तो इंडस सिविलाइजेशन के लोगों को देना चाहिए, ना कि उसके बाद के लोगों को। लेकिन भारत का ये दुर्भाग्य है, इतिहासकार क्यों ऐसा लिखते हैं मेरी समझ से परे है कि वो जो सिंधु घाटी सभ्यता उसके बाद के लोगों को श्रेय देने पर तुले रहते। जो 4 का मल्टीपल है वो हमारे जीवन में सिंधु घाटी सभ्यता का आया हुआ है। और जो हमारे इतिहासकार हैं वो इसी बात पर तुले हुए हैं कि जो संख्या का निर्माण है वो बाद की सभ्यताओं ने किया है। जो अनपढ़ गंवार सभ्यता रही है, जिनका ज्ञान लिखित नहीं है, वो उसके बारे में कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, ये मेरी समझ से परे है। मैं सब अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हम उन्हीं लोगों को श्रेय दें जो उसके पात्र हों। तो हमारा जो आज का गणित है उसकी शुरुआत बाद में नहीं हुई है। उसकी शुरुआत के जो बीज हैं, या बीज नहीं कहेंगे, बिल्कुल एकदम मजबूत स्थिति में गणित रहा होगा तभी इतना बड़ा ट्रेड रहा होगा, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी आज की सभ्यता है। जो आज हम कर रहे हैं उसमें वो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से हमने सीखा है जी। ये बिल्कुल सही। मैं भी आप लोगों से कहूँगा कि बहुत सारी किताबें इतिहास को लेकर, बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं, हम अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें कि कौन सी कहाँ से बात ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा सटीक है, जिससे कि बेहतर तरीके से हम इतिहास को जान पाएँ। अच्छा योगेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं पूछना चाहूँगा, आपने बताया इतने लोग डेवलप थे, उन्होंने इतने सारी उपलब्धियाँ आपने गिनवाई, सब चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी,
तो ऐसा क्या रहा कि ये सभ्यता अंत हो गया, क्या रीज़न रहे इसके अंत होने के? हाँ, ये एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। विद्वान इसे अलग अलग तरीके से देखते हैं। वो ये कहते हैं कि ये कोई प्राकृतिक आपदाओं का हो रहा है, लेकिन साथ में ये भी चर्चा चलती है कि कोई बाहरी आक्रमण इसके कोई कारण रहा होगा या कोई आगजनी इसका कारण रहा होगा। तो मेरे हिसाब से ये कोई भारी आक्रमण इसका एक मुख्य कारण है, ना कि आपदा। अगर मैं आपदाओं की बात करता हूँ तो उस समय के जो लोग थे वो पुर बनाते थे। पुर समझते हो आप, बहुत नाम सुना होगा, गांव-गांव का नाम पुर है, जैसे रायपुर, किशनपुर, इस टाइप से भारत में गांव के आगे पुर लगाने की परंपरा है। ये जो पुर हैं ये एक्चुअल में सिंधु घाटी सभ्यता के जो चारों तरफ का दीवार थी, वो बहुत चौड़ी चौड़ी दीवार बनाते थे ताकि बाढ़ से सुरक्षा प्रदान हो। और सिंधु घाटी में, सिंधु नदी में कभी भी इस टाइप की बाढ़ नहीं आई है कि उस तरीके की बहुत बड़ी मात्रा में वो सारी की सारी सभ्यताओं को एक समय में ख़त्म कर दे। क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है, अगर सिंधु घाटी सभ्यता अपने यहाँ पर हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो वाले शहरों को ख़त्म कर रही थी, तो फिर कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर तो बच जाता, या बलूचिस्तान का मांडा, या उस टाइप के जो अलग दैमाबाद, उस टाइप के जो जगह थी वो तो कम से कम बच जाती। लेकिन सारी की सारी सभ्यता एक साथ ख़त्म हो जाना, इसका मतलब ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, और ना कोई हम भूकंप का उसका कोई साक्ष्य देख सकते हैं, ना कोई इतने बड़े क्षेत्र में एक साथ आग लगाई जा सकती है। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये एक भारी आक्रमण है, और इसके हमारे पास में अवशेष भी मिले हैं, बहुत सारे कंकाल मिले हैं, बच्चों से लेकर महिलाओं से लेकर पुरुषों तक के। और वो जब हम खुदाई करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जब जाते हैं तो उनकी खोपड़ियों में भालों के निशान मिलते हैं। तो बहुत सारे एक साथ में बल्क में अगर इस टाइप के लोग उलट पुलट मिलते हैं कंकाल, तो ये है कि वो कहीं भाग रहे होंगे और उन्हें घेर कर कहीं मारा गया होगा। तो इस टाइप की परंपराएं हैं। और बाद का जब हम इतिहास टटोलते हैं तो उसमें इसके स्पष्ट रूप से प्रमाण मिलते हैं। आप लोग जानते होंगे पुरंदर, पुरंदर का मतलब होता है पुर प्लस इंद्र, इंद्र मतलब जीतने वाला। तो पुरों को जीतने वाले राजा बाद के इतिहास में देखने को मिलते हैं, और संभवतः हम इंद्र की बात करते हैं। इंद्र को लोग पुरंदर के नाम से जानते हैं, और इंद्र ने जो है एक काल्पनिक कहानी लोग कहते हैं कि स्वर्ग को बसाया। तो भारत जो था वो स्वर्ग था, क्योंकि अफ़गानिस्तान और उसके पीछे के जो पश्चिम वाले क्षेत्र हैं वो सब के सब बंजर हैं, लेकिन भारत में हरियाली है। तो वहाँ के लोगों को ये लगा कि जो स्वर्ग है वो भारत है, इंडस सिविलाइजेशन के आसपास का क्षेत्र है, और बाकी नर्क है। पुरंदर उसी की रक्षा करते हैं, उसी को अपना विजय बनाते हैं। तो पुरंदर उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने उन किलों को तोड़ा। तो मैं एक निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो ये सभ्यता थी, इतनी गौरवान्वित सभ्यता थी, वो किसी प्राकृतिक आपदा से ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि वो भारी आक्रमण से, किसी षड्यंत्र से ख़त्म की गई है। पर फिर भी चूँकि इतनी टाइप की सभ्यताएं जो होती हैं, जो इतना विकास कर ले, एक कहावत है, ज्ञान कभी मरता नहीं है। तो ये बात उसके साथ भी अक्सर टू अक्सर सही हुई। वो ज्ञान कभी मरा नहीं, उनका गणित आज हमारे साथ है, उनका समाज हमारे साथ है, उनके धार्मिक विचारधारा हमारे साथ हैं, और वो हमेशा रहेंगी। मेरा अपना ऐसा विश्वास है। भारत उन्हीं के विकास पर आज टिका हुआ है, और मैं उनका ऋणी हूँ। और हमेशा मैं अपने लोगों को ये बताता रहूँगा, अपने भारतवासियों को, कि हम सब उनके ऋणी हैं, और कहीं ना कहीं उनके वंशज भी हैं। तो हम उनका सम्मान करना चाहिए, और इस बात को मानना चाहिए कि हाँ, ये जो बातें हैं इन्हें हम और मजबूत से अपना पेश कर सकें। जी बिल्कुल सही कहा योगेश जी। इतिहास कुछ समय तक धुंधला तो हो सकता है, लेकिन वो हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो सकता। कभी ना कभी उसकी धूल हटती है और हमारे सामने वो इतिहास होता है। तो योगेश जी, सारी चर्चा आपने बहुत अच्छे से बताई, अच्छे से जानकारी दी, लेकिन मेरे दर्शक भी और हम भी जानना चाहेंगे कि क्या इन सभी बातों का कुछ पुख्ता प्रमाण है, या फिर सिर्फ किताबों में लिखा है, हम इसलिए केवल मान लें क्योंकि बहुत पुरानी बातें हैं। क्या प्रमाणिक तौर पर हम कह सकते हैं कि ये बातें सच हैं, या आप थोड़ा प्रमाण पे बात करेंगे? विजय जी, जैसा हम बात कर रहे थे, इतिहास जो है कहानियाँ नहीं होती हैं, मंदगढ़ंत कहानियाँ नहीं होती हैं। इतिहास एक विज्ञान है। विज्ञान जो तर्क पर आधारित होता है, इतिहास भी उसी तरीके का विज्ञान है।
और उस तर्क को पूरा करने के लिए हम, जैसा अभी सोर्स की बात कर रहे थे, सोर्स को पढ़ते हैं। आज का अगर कवि कुछ लिखता है तो वो आज की घटनाओं पर आधारित कुछ ना कुछ लिखेगा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अगर हम सत्य ना मानें लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा। तो ये बात हमने साहित्यिक जो ग्रंथ थे उनसे ढूंढे हैं, धार्मिक ग्रंथों से हमने ढूंढा है। उस धार्मिक ग्रंथों में तीनों विचारधाराएं जो भारत की पुरानी विचारधाराएं हैं उनमें देखने को स्पष्ट रूप से मिलती हैं। तो ये सब बातें जो हैं, मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि ये कोई कहानी नहीं है, ये इतिहासकारों के द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं, ये एक रिसर्च है जो तर्क पर आधारित है। और इसे हम जैसे जैसे इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे तो हमारे दर्शक भी इस बात को समझ पा रहे होंगे कि वास्तव में जो ये कहानियाँ हैं, जो कुछ लोग कहानियाँ कहते हैं, वो कहानियाँ ना होकर एक वैज्ञानिक ज्ञान है, और इस ज्ञान को हम अपने हृदय में सजो कर रखना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि जो विकास है हमारा वो इतिहास पे टिका होता है। तो बिल्कुल हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और ये एकदम बिल्कुल अक्सर तो अक्सर सही है जी। बहुत बढ़िया। तो आज की योगेश कुमार जी की चर्चा बहुत अच्छी रही, और उन्होंने पूरी कोशिश करी हमें सब चीज़ें अच्छे से बताने की। और मैं आशा भी करता हूं कि दर्शकों को हमारी वीडियो से लगभग सभी सवालों के या फिर अच्छे से जानने में मदद मिली होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी और किस किस तरह से वो अपने अंतिम क्षण तक पहुंची, और आज के समय में उसकी जानने की जरूरत हमें क्यों है। तो इसी तरीके के अंक हम आपके बीच लाते रहेंगे। हो सकता है कोई आपके सवाल, या हो सकता है कोई आपका मन में कोई ऐसा विचार हो जो आप हमसे साझा करना चाहें, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो सवाल है वो हमें ज़रूर लिख के भेजिए, जिससे कि हम आपको उसका जो आंसर है देने की पूरी कोशिश कर सकें। तो आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और योगेश कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। तो आशा करते हैं आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। हम जल्दी आपके पास आएंगे अपने अगले अंक के साथ। आज के अंक में अगर आपको कोई भी सवाल ऐसा रह गया है जो आपको क्लियर नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले अंक में हम बात करेंगे भारत के प्रारंभिक राज्यों के बारे में, जिस पर हम चर्चा करेंगे। इसी तरीके की महत्वपूर्ण खबरों व पारदर्शी विश्लेषण से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी गुजारिश के साथ हम लोग 24x7 को अभी के लिए विदा। फिर मिलेंगे नए अंक के साथ। नमस्कार। नमस्कार।